चौधरी चरण सिंह जब दोबारा उप प्रधानमंत्री बनकर आए तब उन्हें वित्त मंत्रालय मिला। सीबीआई के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जिससे ठाकुर दोषी ठहराए जा सकते। वो सभी भी आरोपों से मुक्त हो गए, किंतु सरकार सीबीआई इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं थी। वह सीबीआई इंक्वायरी के अंतर्गत तो ठाकुर को दंडित नहीं कर सकी, पर सीबीआई के मसले पर उसकी असंतुष्टि तबादले का तात्कालिक कारण बन गई। सरकार के पास तो सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र बाहु हैं। वह एक अस्त्र नाकामयाब हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा अमोघ अस्त्र तो रहता ही है, ट्रांसफर का अस्त्र, जिसके आगे कोई भी दलील नहीं दी जा सकती। अंततः कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया गया। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रही थी और बच्चों की पढ़ाई भी थी, इसलिए हम सब दिल्ली ही रहे। ठाकुर अकेले ही कलकत्ता गए। सोचा जब घर मिल जाएगा तब हम लोग भी छुट्टियों में आया करेंगे। कलकत्ता जाने का अवसर शीघ्र ही मिल गया। 2-3 सरकारी फ्लैट इन्होंने देखे थे और अब चाहते थे कि मैं भी कलकत्ता आकर देखकर उनमें से किसी एक को पसंद करके मकान की खोज पर फुल स्टॉप लगा दूं। सो एक शाम मैं राजधानी एक्सप्रेस से कलकत्ता चल पड़ी। ठाकुर एक सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। अच्छा साफ सुथरा गेस्ट हाउस था। मीडियम साइज की एक सड़क के किनारे गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल पर हमारा कमरा था। चारों ओर शीशे लगी खिड़कियां, ठीक ठाक जगह थी। रात में आराम से सोए थे। अचानक मूसलाधार बारिश की आवाज कानों में पड़ी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। कमरे की खिड़कियां बंद करने को उठी तो तेज हवा का तमाचा सा मुंह पर पड़ा। मैंने ठाकुर की ओर देखा। निश्चिंत सोए पड़े थे। सोचा शायद कलकत्ता में ऐसी ही बारिश होती होगी और इनको आदत पड़ गई होगी इस माहौल में सोने की। मेरी नींद जो टूटी तो फिर नहीं आई। लाइट ऑन करने के लिए स्विच पर हाथ गया। सोचा लाइट जलाकर कुछ पढ़ ही लूं, पर लाइट तो पहले ही गुल हो चुकी थी। अंदर घुप अंधेरा और बाहर बारिश की तेज आवाज। किसी तरह राम राम करके रात कटी, भोर की पहली किरण के इंतजार में। पर भोर तो आई ही नहीं। वह तो काली काली बदलियों की आंचल में मुंह छिपाकर कहीं गुम हो गई थी। तब तक ठाकुर उठ गए थे। अखबार की खोज में दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलने से पहले ही हवा के तेज झोंके से बंद हो गया। ठाकुर बोले, चलो अच्छा हुआ, आज ऑफिस की छुट्टी, आज दिन भर बीवी की सेवा में। बहुत दिन बाद ये मौका मिला है। अभी वीपी को फोन करता हूँ कि आज ऑफिस नहीं आऊँगा। बीपी गुप्ता हमारे साथ बम्बई भी रहे थे और हमारे अच्छे मित्र थे। फोन उठाया तो डेड। शायद रात की बारिश में ठप हो गया था। लगा आज तो चाय भी नहीं मिलेगी। तभी देखा घुटनों तक धोती उठाए, हाथ में छाता लिए दूध वाला सामने से आ रहा है। चलो चाय का इंतजाम तो हुआ। कहने लगा, बाबू तनी बाहर निकले तो देखो सारा कलकत्ता पानी में डूब गया। सवेरे से पानी मां नहाए रही हैं आप लोगों की खातिर। भागकर छत पर गए। देखा चारों ओर अछोर पानी, जैसे विशाल महासागर हो। पानी ही पानी, पानी के सिवा और कुछ नहीं। घर एक दूसरे से कटे हुए, पानी में डूबे हुए छोटे छोटे द्वीपों की तरह। हमारे गेस्ट हाउस के बाहर की सड़क भी पानी में डूबी हुई थी। उल्टे पुल्टे रिक्शे, औंधी कूड़ा गाड़ी और पानी में डूबे हुए लंबे लंबे पेड़ जो केवल पौधों की तरह लग रहे थे। ऐसा कलकत्ता तो ना कभी देखा और ना सुना। ट्रेन, ट्राम, बस, पानी, बिजली, फोन सब बंद। 24 घंटे गेस्ट हाउस में पड़े पड़े बीत गए थे। भला हो ओपी सराफ की पत्नी के भाइयों का। ओपी सराफ
दिल्ली में हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनकी ससुराल कलकत्ता में लैंसडाउन में है। वो भाई लोग भी झुनझुनवाला थे। सुबह शाम उनका नौकर छाता लगाए, घुटनों घुटनों पानी में, धोती घुटनों तक उठाए, एक हाथ में पीने का पानी और खाने का डिब्बा लिए आ जाता और इस तरह हमारी पिकनिक बन जाती। उसी से शहर की हालत का पता चलता था कि चीज़ों के भाव आसमान छू रही हैं। शहर की हालत बदतर है। दिन में रात जैसा अंधेरा, बिजली तो ऐसी तड़कती जैसे खिड़की के शीशे तोड़कर अंदर ही घुस जाएगी। एक दो बार तो सचमुच ऐसा लगा कि वो हमको छू छू कर लौट गई है। मैं तो कोने में दुबक कर बैठी रही। बाद में इन्होंने बताया कि मेरा चेहरा ऐसा हो गया था कि जैसे खून की एक बूंद भी ना हो। इस दशा में 2 दिन बीते। 2 दिन तक पूरे कलकत्ता शहर की यही हालत रही। सड़कों पर नावें चली। तीसरे दिन ठाकुर के मित्र वीपी गुप्ता एक रिक्शा लेकर आए। वर्षा थम गई थी। पानी उतरने लगा था। फिर भी पानी में रिक्शे के पहिए आधे आधे डूबे हुए थे। किसी तरह हमें निकालकर वह अपने घर ले गए। रास्ते में हमने शहर की स्थिति अपनी आंखों से देखी। हर जगह एक भयावह चुप्पी थी, जो भीषण झंझावात आने के बाद होती है। कुछ दिन बाद रास बिहारी एवेन्यू के पास ही एक अच्छा खुला हवादार घर मिल गया। वहीं ठाकुर की व्यवस्था कर मैं दिल्ली लौट आई। आपातकाल के बाद मार्च 77 में हुए चुनावों से देश की राजनीति में एक परिवर्तन आया था। जनता ने एक गुणात्मक परिवर्तन के लिए इंदिरा जी को नकारा था और आस्था प्रकट की थी कुछ विशेष मूल्यों के प्रति। उसने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार राजनीतिक नेतृत्व की अपेक्षा की थी। उस समय जो विशेष राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ था, उससे एक बार तो लगा था कि अब नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों के आधार पर शासन तंत्र चलेगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। क्या अंतर था कांग्रेस संस्कृति में और जनता दल संस्कृति में? क्या कारण थे जिनकी वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका? और कांग्रेस के लिए भी जो लंबे समय तक संभव था, बाद में नहीं हो सका। शायद एक वाक्य में कारण यही था कि आदर्शों के लिए सर्वस्व त्याग की उत्कट चाह का स्थान नितांत व्यक्तिगत स्वार्थों ने ले लिया था। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी दल और क्या जनता पार्टी, सभी व्यक्तिगत अहम स्वार्थों की टकराहट और अंतर्कलह के कारण छिन्न भिन्न हो रहे थे। जनता पार्टी की अंतर्कलह का कांग्रेस ने फायदा उठाया। इंदिरा जी ने चौधरी चरण सिंह को अपना समर्थन दिया और बाद में एक झटके से समर्थन वापस ले लिया। चौधरी साहब की सरकार धराशाही हो गई। सत्तारूढ़ दल को अंदर से भी फिर बाहर से भी समर्थन देने और फिर उसे वापस लेने की राजनीति का सूत्रपात यहीं से हुआ। मध्यावधि चुनाव हुए और इंदिरा जी फिर जीतकर सत्ता में आई। केंद्र में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। ठाकुर कलकत्ता में बहुत थोड़े समय, शायद साल भर ही रहे। जुलाई 81 में दोबारा ट्रांसफर होकर दिल्ली आ गए और उनकी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद पर पदोन्नति हुई। दैनिक हिंदुस्तान में काम करते मुझे 5 साल हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की ही एक प्रमुख पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैनेजमेंट कुछ बदलाव लाना चाहता था। हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी विभाग के कुछ संपादकों की निगाहें बहुत अरसे से साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक पद पर लगी थी। परोक्ष अपरोक्ष रूप से वो लोग हिंदुस्तान की कमियां बढ़ा चढ़ाकर मैनेजमेंट के सामने रखने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक मनोहर श्याम जोशी को लगातार इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन ये खबर उड़ती थी कि साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक अब गए कि तब गए। ऐसी अनिश्चयात्मक स्थिति में
जब तलवार हमेशा सिर पर लटकी हो, किसी के लिए भी काम करना कठिन होता है। काम के प्रति उत्साह भी नहीं रहता। पूरे संपादकीय विभाग के ही सामने ये स्थिति थी, जैसे भंवर में फंसा आदमी निकलने का कोई रास्ता न देखकर हाथ पांव चलाना छोड़ देता है। कुछ वैसी ही स्थिति थी। मेरे विचार से उन दिनों समूचे हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी में भी, जोशी जी जैसा बहुपठित और सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। किंतु रोजमर्रा की किटकिट से वो ऊब गए थे। वह तो जोशी जी ही थे जिन्होंने इस स्थिति में भी पत्रिका को किसी न किसी तरह खींचा। पर हालत बद से बदतर होती गई। अंततः नए संपादक की खोज होने लगी। मनोहर श्याम जोशी जी ने मेरा नाम प्रस्तावित किया। मुझे तो जोड़ तोड़ करना आता नहीं था। मैनेजमेंट से भी मेरा संबंध तटस्थ था। मैं केवल काम से काम रखती थी। हाँ, मेरी मेहनत, लगन और काम के प्रति निष्ठा रंग लाई और मेरी नियुक्ति साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक पद पर हो गई। अन्य लोगों की तमाम कोशिशों ने शायद नकारात्मक ही प्रभाव छोड़ा और उनके मनोरथ सफल नहीं हुए। साप्ताहिक हिंदुस्तान सच में एक बहुत बड़ी पत्रिका थी, बहुप्रचारित और बहुप्रसारित। उसका कंपटीशन सीधे धर्मयुग से था। हिंदी की बहुआयामी पत्रिकाओं में उसकी गणना होती थी। उसकी अपनी एक पहचान थी। इतनी बड़ी पत्रिका के इतिहास में अभी तक कोई महिला उसकी संपादक नहीं बनी थी। उसकी पहचान को कायम रखते हुए उसमें आमूल परिवर्तन लाना सचमुच में बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ इस चुनौती को स्वीकारा। यद्यपि उस समय ठाकुर ने भी मुझसे कहा कि इतनी बड़ी झंझट क्यों मोल ले रही हो। किसी भी जगह, खास तौर से पत्र पत्रिकाओं में बड़ी जिम्मेदारी होती है। संपादक की कुर्सी पर बैठना मतलब तलवार सदैव सिर पर लटकी रहती है। सेकंड पोजीशन में रहने में ज्यादा समस्याएं नहीं होती, पर मुझे ये बात जमी नहीं। स्वतंत्र रूप से कुछ कर दिखाने का अवसर अनायास ही मिल गया, तो उसे क्यों छोड़ूं? अवसर बार बार नहीं आते। ये भी सत्य था कि कैरियर के पीछे मैं कभी नहीं भागी, किंतु जब सीढ़ी चढ़ना शुरू ही किया है तो आखिरी सीढ़ी की ऊंचाई तक पहुंचने की हिम्मत भी तो मुझे संजोनी ही चाहिए। शुभकामनाओं के पत्रों ने भी हिम्मत बढ़ाई। संस्कृत के प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री श्रीमती कमला रत्नम ने तो मेरे उत्साह को असीमित कर दिया। उन्होंने मेरे ऊपर एक कविता ही लिख डाली। कितना अच्छा लगता है अभिनंदन करना अपनी एक बहन का, विशेषकर तब जब यह अभिनंदन धन या मद या पद के अभिमान से ना कराया गया हो, अपितु किया गया हो स्वेच्छा से, स्वाभिमान से, प्रेम से, उस गौरव, उस प्रतिष्ठा से जिसे उसने प्राप्त किया हो। लगता है जैसे हम सब उनकी प्यारी बहनों ने प्राप्त किया हो, जैसे हम सब हो सहयोगी उस गौरव प्रतिक्षण प्रतिपल जीने वाले, उस श्रम, उस वैभव, चारित्रिक सौष्ठव के जिसे हमारी बहन ने आज सब बहनों के हक से साधिकार जीता है। यही वह भूमि है जहां सहस्त्रों शताब्दियों पहले भारत की ही एक रमणी वाक देवी ने मस्तक ऊंचा कर कहा था, मैं रुद्र और वसु के साथ साथ चलती हूँ, चाहे आदित्य हो या स्वयं विश्व देवा। मैं मित्र और वरुण को पार्श्व में रखकर इंद्र और अग्नि को भी संभाल लेती हूँ। मैं अश्विनी कुमार बन जाती हूँ। ऐसा था वाक्य आशीर्वाद का, शक्ति का भी। बहन शीला, तुम्हारी उस अंगजा का, उसी के प्रताप से आज तुम इस उच्च आसन पर विराजी हो। उसी शाश्वत वाणी की देवी, वाक की रक्षा के लिए। कमला रत्नम।
और इस आशीर्वचन की रक्षा करना मेरा धर्म था। साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादकीय विभाग का माहौल सच में ही बहुत खस्ता था। अनुशासनबद्ध पत्रकारिता और सही नियोजन का सर्वथा अभाव था। मैं स्वयं इन दोनों बातों पर बहुत विश्वास रखती थी और अपने सहयोगियों से भी अपेक्षा रखती थी कि वो इस मूलभूत सिद्धांत को समझें और उसका अनुसरण करें। प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जब मैंने सहयोगियों से कहा कि वो अपने अपने पृष्ठों की 3 माह की योजना बनाकर मेरे पास लाएं, तो वो मेरा मुंह देखने लगे, जैसे मैंने कोई बड़ी अजीब बात कह दी हो। मैंने उन्हें बताया कि साप्ताहिक परिप्रेक्ष्य में बहुत से विषय लंबी प्लानिंग के अभाव में बिखरे बिखरे लगते हैं। दूसरी बात, यहाँ हर कोई अपना मालिक स्वयं था। अक्सर संपादक को दिखाए बगैर, उससे विचार विमर्श किए बगैर ही रचना प्रेस में भेजने की परंपरा कुछ लोगों ने बना रखी थी। और भी बहुत सी बातें थी, जैसे राजनीतिक भेंट वार्ताओं को, और वह भी एक विशेष व्यक्ति द्वारा लाई हुई सामग्री को छेड़ना बर्र के छत्ते में हाथ डालने के बराबर था। विभिन्न लोगों की विभिन्न उलझनें थीं, अलग अलग तेवर थे। ऊपर से तो सब सहयोग का मुखौटा लगाए थे, लेकिन अंदर की बात तो मुझे ही मालूम थी। एकदम से उन लोगों को रास्ते पर लाना संभव नहीं था और उन्हें बदला भी नहीं जा सकता था। मैंने निश्चय किया कि उनसे काम लेना है तो धीरे धीरे ही उन्हें बदलना पड़ेगा। यह एक माना हुआ सत्य है कि अच्छी टीम के आधार पर ही कुछ बदलाव लाया जा सकता है। मैनेजमेंट द्वारा संपादक तो बदल दिया जाता है, पर संपादक को एक अच्छी टीम की आवश्यकता भी बदलाव के लिए जरूरी है। इस तथ्य को अक्सर नकार दिया जाता है। मुझे काम उन्हीं लोगों से लेना था, तो उन्हें अपनी प्लानिंग के घेरे में डालना शुरू किया। कुछ को विश्वास में ले लिया, कुछ को विश्वास में लेने का नाटक किया, और कुछ स्वयं ही पत्रिका में निखार लाना चाहते थे। उन्हें उत्साहित किया। ये सब काम धीरे धीरे हुए, किंतु इससे सहयोगियों का विश्वास मेरे ऊपर बढ़ा। काम का भार मेरे ऊपर अधिक आ गया, किंतु ये तो मुझे पहले से ही पता था। लेखकों के दायरे में परिवर्तन किया। गुट विशेष के लेखक ही क्यों छपे, इस पर विचार किया। मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थी, ना ही मेरा कोई गुट था, ना ही मैं बौद्धिकता के बोझ से दबी हुई थी। सांस्कृतिक साहित्यिक परिवेश भी मेरा काफी बड़ा था। बंबई में जो साहित्यकार पीछे छूट गए थे, उनसे भी मेरा बराबर संपर्क बना रहा था। साहित्य में स्थापित लोगों का सहयोग तो लिया ही, नए उदीयमान लेखकों को भी बढ़ावा भी दिया। अंततः मुझे सफलता मिली। अपने लिए सूली तलाश करने की आदत ने मुझे एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। इधर मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान की प्लानिंग में लगी थी, उधर ठाकुर दूसरी ही प्लानिंग में लगे थे, जिसका पता मुझे तो बहुत बाद में चला। कोई विशेष बात, कहीं कुछ हो रहा है, इसका अंदाज तो कुछ बातों से लग गया था, पर किस लिए और कहां के लिए ये सब हो रहा है, ये मालूम नहीं था। क्योंकि मैं अपने ऑफिस के कामों में बहुत व्यस्त थी, इसलिए उस समय मैंने छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। मसलन एक दिन ऑफिस से आने के बाद ठाकुर ने कहा, सुशी, मुझे कुछ स्वेटर चाहिए, मीडियम और लार्ज साइज के। कल तुम बाजार जाकर ला देना। इतने स्वेटर क्या करोगे? आजकल तो सर्दियों का मौसम भी नहीं है। किस लिए लेने हैं भिन्न भिन्न साइजों के स्वेटर? मैंने पूछा। तुम्हारी ये आदत बहुत खराब है, सवाल पर सवाल करने की, पूछने की, ये नहीं कि जाकर चुपचाप ला दो। झुंझलाते हुए वो बोले, अच्छा अब नहीं पूछूंगी, कल जाकर ला दूंगी। मैंने कहा। तब मुझे क्या पता था कि किसी बड़े अभियान की तैयारी है।
ये तो कुछ समय बाद अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा। कश्मीर की केसर से महकती वादियों और उनकी प्राकृतिक शोभा से टूरिस्टों को आकर्षित करने वाले विज्ञापनों के तहत नहीं, बल्कि एक दूसरे ही संदर्भ में। वह संदर्भ था काले धन की तलाश में आयकर विभाग के छापों की खबर के रूप में। कर्तव्यनिष्ठ आयकर अधिकारियों पर उत्तेजित कश्मीर लोगों की भीड़ के हिंसक हमले और राष्ट्र विरोधी खतरनाक नारे श्रीनगर की सड़कों पर लगे और वो घटनाएं संसद से लेकर सड़कों तक व्यापक चिंता और चर्चा का विषय बनी।